बढ़ती जा रही है, जिसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कह के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह सकते हैं। और जैसा सर विदित है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास लैंड है, इसकी मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। जो हमारे पास रिसोर्स उत्पादन करने की क्षमता है, हम अब कोशिश कर रहे हैं उस क्षमता के अनुरूप अपने उत्पादन को बढ़ाने का, लेकिन चाह करके भी ना हम लैंड बढ़ा पा रहे हैं। उत्पादन तो बहुत हद तक हम बढ़ाने में अभी भी लगे हुए हैं, और उस उत्पादन को बढ़ाने के क्रम में जो हमने अपने प्राकृतिक संपदा का दोहन किया है, पिछले कई दशकों से ग्रीन रिवॉल्यूशन पे चर्चा होती रही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ हम रेनबो रिवॉल्यूशन के एज में आ चुके हैं कि एक क्षेत्र नहीं, कई क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों और किसानों के अथक प्रयास से सभी बाल वैज्ञानिक के द्वारा अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, उससे उनको जानकारी मिली है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में लड़के प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट के आधार पर वो जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त फेस टू फेस प्रोग्राम में एक नया प्रयोग होगा उनके जीवन का। रजिस्ट्रेशन वहाँ घुसते हैं, बाल विज्ञान कांग्रेस का चला है थोड़ा, यह एक अद्भुत विजिट किए हैं, कल शायद प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति होती है। उनके आशाओं, बहुत सारे प्रश्न उनके जीवन में थे, लेकिन उनका जवाब उनको नहीं मिल रहा था, तो ऐसे मंच पर उनको इस प्रकार के जवाब मिलेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि कृपया अपने सिलेबस का प्रश्न न पूछें, क्योंकि इसकी पूर्ति जो है आपको अपने स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही मिल जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कूदोगे, हंसोगे, दौड़ोगे, उससे स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। खुश रहो, इस उम्र में चिंता की कोई जरूरत नहीं है। क्या है क्या नहीं है इसकी बात मत करो, जीवन का जो है लाभ उठाओ, मजा लो, स्ट्रेस नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन है पुर्जा लिख करके लाओ। दूसरा है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप ही कहते हैं कि ओवर थिंकिंग, हाउ टू स्टॉप। तो पहली बात तो ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? जब ओवर थिंकिंग करते हैं तब ना उसका आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। गीता का सार है कि कार्य करो, फल की चिंता मत करो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन कोई नो स्ट्रेस रहेगा, नो जो है ओवर थिंकिंग होगा। अभी अभी हमारे झा साहब ने कहा कि भगवान नहीं है, बता देते हैं या हैं, यह विवादास्पद प्रश्न है। भगवान का अर्थ क्या होता है? तो भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो। गॉड। तो गॉड 3 शब्दों के मिलने से बना है। जनरेटर, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रक्टर। जनरेट करो, ऑपरेट करो, और नहीं तो डिस्ट्रक्ट हो जाओगे। यही भगवान का अर्थ है। और भगवान जो एक प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं, वह है सूर्य। सूर्य की आराधना और सूर्य के प्रति कृतज्ञता हम सबों ने ज्ञापन किया अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा में। उस अवसर पर सबसे बड़ी बात है कि उस पूजा में न तो कोई पुजारी होता है और न कोई उसकी विशेष मंत्र विधि है। मंत्र भी कुछ नहीं है ना। स्थानीय फलों को लेकर के जो उस समय उत्पादित होता है, अन्न उत्पादित होता है, जैसे
उस समय सुथनी, केला, शकरकंद, गाजर, मूली इत्यादि उपलब्ध हो जाते हैं। उनको समर्पित किया जाता है, भगवान को, भगवान के प्रति आस्था प्रकट की जाती है। क्योंकि सूर्य जो है वो जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रॉयर के रूप में कि किस तरह से गर्मी, भयंकर गर्मी जहां पड़ रही है इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहां लोग गर्मी का नाम नहीं जानते थे। तो इकोसिस्टम जो है हमारा भगवान वही है। इकोसिस्टम जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, और अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो डिस्ट्रक्ट भी करता है। और जो जिस फंक्शन के लिए आप रोबोट को तैयार करेंगे उसके अनुसार आपको प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले रोबोट का प्रोग्रामिंग आपको जानना पड़ेगा, और उसके बाद उस रोबोट का जो फंक्शन होगा वो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए रोबोटिक्स थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। दूसरा सवाल जो है, वाई डू वी नॉट एबल टू लुक द सन डायरेक्टली? इसका आप किताब में भी पढ़े होंगे, चाहे ऐसे भी सुने होंगे। जो सन पर लोग डायरेक्टली इसलिए नहीं देखता है कि उससे जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट और ऐसी किरणें हैं जो कि हमारे आँख के रेटिना को जो है वो जला देंगी, और उसके बाद जिसके कारण हमारा आँख का पुतली जो है, पिपुल जिसको बोलते हैं, वो डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए सन को डायरेक्टली जो है देखने से बचा जाता है। उसको देखने के लिए आप फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है जिसको फिल्टर बोलते हैं, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। खास करके अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ है, तो लोगों ने सूर्य ग्रहण को डायरेक्टली देखा। अलग अलग है कि पहले तो आप प्रोजेक्शन मेथड से उसको देख सकते हैं सूर्य ग्रहण को, या आप उसको जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है या कोई फिल्टर है जो कि जो घातक किरणें हैं जो सूरज से निकलती हैं और जो कि हमारे आँख को क्षति पहुंचा देंगी, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और हम कभी भी सूरज को डायरेक्टली देखने की कोशिश, उसके लिए सोलर टेलीस्कोप भी अलग से होता है। आप यदि सोलर ऑब्जर्वेटरी भी होता है, आप यदि सन का कोरोना का उसके आंतरिक उस पर कोई रिसर्च वगैरह करते, उसके लिए सोलर ऑब्जर्वेटरी है, और उसके मदद से आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू सर। नो व्हाई, व्हाट डू मीन बाय नोमैडिक पीपल? खनाबदोश। खनाबदोश मतलब क्या? वो घुमंतु है, कहीं जाता है, अपना तंबू गाड़ता है, वो 10 दिन वहाँ रहता है, फिर तंबू उखाड़ के दूसरे जगह चला जाता है। तो जब वो परमानेंट खुद नहीं रह रहा है तो उसके लिए परमानेंट लेटरिन कैसे बनेगा? समझ गए ना? हाउ टू हैंडल प्रेशर, और इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ कैन वी ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस? स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और ख़ासकर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल है कि हम लोग अपने ऊपर जो दबाव महसूस करते हैं उससे कैसे मुक्त हों। तो सबसे पहले तो जैसे सर ने भी बताया कि आप कभी परिणामों की चिंता मत कीजिए। गीता के उपदेश के माध्यम से सर ने कहा कि आप कर्म करते जाएं और फल की चिंता ना करें। उसके बाद एक यह भी तथ्य है कि आप जितने भी कार्य करते हैं, आपकी जितनी क्षमता है उसमें उसका पूरा सदुपयोग नहीं होता है।
तो आप बगैर फल की चिंता करते हुए अपने क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग कीजिए। धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन आप महसूस करेंगे, छोटी छोटी उन्नतियां आप अपने जीवन में महसूस करेंगे और उससे फिर आप अपने जो लक्ष्य हैं उसकी ओर आप अपने आप को बढ़ते हुए पाएंगे। इस तरह से आप दबाव मुक्त रहेंगे और जो बिखराव आते हैं, जो मन में बहुत सारे डिविएशंस आते हैं, उससे भी दूर रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे सामग्रियां समाचार पत्र के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को कैसे ब्लिसफुल हैं। सबकी इकाई है सेल, कोशिका, और इस तरह से जितने भी अंग हैं वो काम करते करते उनकी प्रणालियां कमज़ोर होती जाती हैं और धीरे धीरे बीमार भी रहने लग सकती हैं और इस तरह से मृत्यु के करीब व्यक्ति पहुंचते हैं और फिर मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। हर जीव का एक जीवन काल होता है। प्रायः उस जीवन काल को पूरा कर लेने के पश्चात आदमी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर जैसा कि आज सर ने कहा था सुबह उद्घाटन सत्र में कि सूर्य डूबते हैं तो फिर उदय भी होते हैं। तो इसको इस तरह से सोचिए कि अगर जीव मरते हैं तो फिर से पुनर्जन्म भी होता है, फिर नए जीवों में प्रवेश भी होता है। इसलिए ऐसे विषयों पर अपनी ऊर्जा को बहुत नहीं खपानी चाहिए। अगर खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। आप अपने नित्य कार्यों को, आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाइएगा और अगर उसके पश्चात भी आप अगर शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे तो फिर यह शरीर निर्जीव हो जाएगा। धन्यवाद। हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि सर ने कहा। तो ऊर्जा का निर्माण क्यों होता है? आपके सारे कार्यों के निपटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है खाद्य पदार्थों से, चाहे वह अन्न हो या फल हो। तो अगर आप खाद्यान्न नहीं लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो आप में ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाएगा और अंततः आप कमज़ोर होते जाएंगे और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न आया है कि आत्मनिर्भरता क्या होता है? क्या सभी लोग बचपन से आत्मनिर्भर हैं? अगर नहीं तो NCSC उप विषय आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण उप विषय देने का मतलब क्या है और क्या कोई भी मनुष्य अपने पारितंत्र से आत्मनिर्भर बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि उप विषय में दिया गया है कि पारितंत्र, आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र, जहाँ तक हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम से मतलब ही है कि हमारे आसपास के जो सराउंडिंग के इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिम्स और उनके चारों ओर उपस्थित नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पारितंत्र से ही करते हैं। यहाँ आत्मनिर्भरता से मतलब है कि पारितंत्र के मदद से हम अपनी तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं पौधे से, तो उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लाभ वो हमें देता है। प्रत्यक्ष रूप से तो अनाज, फल, सब्जी ये सब दे ही रहा है और प्रत्यक्ष रूप से ये हमारे लिए वातावरण में CO2 और O2 का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। दूसरा कि सॉइल इरोजन को कम करता है और जो हमारे आवासीय क्षेत्र की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ये उसको भी नियंत्रित करने में, रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो हम लोगों की होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमारे पारितंत्र से इन तीनों की पूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोगों ने वैक्सीन ली तो वैक्सीन भी कुछ इसी तरह से काम करता है कि जब किसी डेड डिजीज काउजिंग पैथोजेंस का डेड और लिविंग वीकेंड अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर उसको इंटर कराया जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है, जो फर्दर हमें दोबारा उसके इन्फेक्शन से बचने में हमारी सुरक्षा करता है, यानी कि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है। थैंक यू। On its axis.
गुलशन जी, पहले मैं ये बतला दूं कि रॉकेट का काम होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको लॉन्च करना। अब ध्यान से सुने हमारी बात को। रॉकेट का पहले क्या काम होता है ये जान लीजिए। वो जो सैटेलाइट्स होते हैं, आप सुने होइएगा गौर से, आपको अखबार वगैरह में जो सैटेलाइट लॉन्च होता है तो रॉकेट, और ये कई स्टेजेज होते हैं। एक रॉकेट में जितने स्टेजेज उनके होते हैं उसके अनुसार वो अलग होते जाता है। अंत में जाकर जो है उस सैटेलाइट को कक्षा में वो इस्टेब्लिश करता है ना। और वो जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल अपनी कक्षा में उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके अनुसार वो घूमता है, और जिस मिशन के लिए, हर सैटेलाइट का एक मिशन है और उस मिशन के अनुसार और जितने दिन के लिए उसको भेजा जाता है वो कार्य करता है। तो आप ये पूर्ण रूपेण इस बात को दिमाग से हटाएं कि ये रॉकेट रोटेट करता है कक्षा में। इट इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। थैंक यू सर। दूसरा सवाल है, ये हालांकि मैथमेटिक्स, हमारे हार्ट में, ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलता है, जिस ओपनिंग को उसको राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहते हैं, जो ट्राइकस्पिड वाल्व से गाइडेड होता है। और दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, उसको लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहते हैं, और वह भी बाइकस्पिड वाल्व से, मिट्रल वाल्व से गाइडेड होता है। तीसरा, जहाँ पे वेंट्रिकल से जाता है ब्लड, यानी कि जो आर्टरी ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, जैसे राइट वेंट्रिकल से आर्टरी निकल के लंग्स को ब्लड ले जाती है, तो उसमें भी वाल्व होते हैं। और जो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एओर्टा निकलती है तो उसमें भी सेमिलुनर वाल्व होते हैं। यही 4 छेद हैं हमारे हार्ट के। किसी किसी बच्चे में एबनॉर्मल होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि उसके हार्ट में छेद है, यानी कि ब्लड का जो रेगुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता है उस छेद के वजह से।